Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 27. This lecture number 27 is a continuation of our previous lecture in which we discussed about the inventory. So I will give you a brief overview what we discussed in our previous class. We talked about the inventory control, why it is important. Because without control of inventory, your cost could be high and ultimately the result would be your decrease in your net profit. We have seen effect of inventory errors on the financial statements कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. हमने देखा है कि जब आप कोई एरोनियस किस्म की कॉस्ट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, फर्स्टली वी राइट इट ऑन आवर इनकम स्टेटमेंट, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी. तो फिर क्या होगा कि आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है या तो वो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, और अल्टीमेटली आपकी जो नेट इनकम है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी. इन केस आपकी नेट इनकम ओवरस्टेट हो जाती है तो आपके वो कैपिटल अकाउंट में जाती है, जिससे क्या होगा कि आपका कैपिटल अकाउंट भी ओवरस्टेट हो जाएगा. एक्चुअली जो उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए वो रिफ्लेक्ट नहीं करता. इस तरह अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी ओवरस्टेट हो जाती है तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका अंडरस्टेट हो जाएगा और नेट इनकम भी इसी तरह आपकी अंडरस्टेट होगी, और फिर अल्टीमेटली ये नेट इनकम अंडरस्टेटेड आपके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट होगी, तो फिर कैपिटल अकाउंट भी आपका अंडरस्टेटेड रहेगा. तो इट मींस यू आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ योर अकाउंट्स. देन वी हैव सीन द इन्वेंट्री. व्हाट इज बेसिकली एन इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या होती है? उसमें हमने देखा था कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी दैट इज यूज्ड टू रीसेल पर्पस एंड यू डू नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन, इसलिए आप इसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहते हैं. या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होता है आपका, ये ट्रेडिंग बिजनेस होता है. यू परचेज्ड फिनिश प्रोडक्ट्स एंड सेल इट to the customers without any modification. Whereas we have seen inventories in a manufacturing organizations there where three components are included in your inventory: your raw material, your work in process ending inventory and your finished goods ending inventory, जो आपकी सेल नहीं हुई होती लेकिन that has already been completed. और मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको तीन कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं. वी ऑलरेडी नो अबाउट इट: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस होता है. लेकिन जब इन्वेंट्री की बात होगी तो मैंने कहा था आपको कि इन्वेंट्री मीन्स के दैट कैन बी एट एनी टाइप. फॉर एग्जाम्पल आपका रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री, that is a part of your material, that is your part of inventory. Your work in process, part of your ending inventory, part of your inventory. And then your finished goods, part of your ending inventory. अब in total आप इसको बैलेंस शीट में तो लिख देते हैं, लेकिन आप जब नोट्स में देखते हैं बैलेंस शीट के जाके जो उसकी डिटेल होती है तो वहाँ पे देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी आपके पास पड़ी है, आपके पास वर्क इन प्रोसेस कितना पड़ा हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है, और फिनिश गुड्स आपके पास जो पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है. देन वी हैव सीन इन्वेंट्री सिस्टम्स. वी हैव सीन इन्वेंट्री सिस्टम्स टू टाइप्स: पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. और हमने इसकी बड़ी डिटेल देखी थी, इनकी जनरल एंट्रीज भी देखी थी कि आपने कैसे जनरल एंट्रीज पास करनी होती हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो या पीरियोडिक हो. आपके पास हर वक्त परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में एक बैलेंस पड़ा हुआ होता है. जब आप इनके रिकॉर्ड करते हैं अपनी इन्वेंट्री को, तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस हर वक्त अवेलेबल होता है.
और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपके पास हर वक्त बैलेंस अवेलेबल नहीं होता, आप उसको एक अरसे के बाद ही कैलकुलेट करते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स थे, आपने 700 सेल कर दिए, अब आपके पास 300 अवेलेबल है। एट द एंड ऑफ मंथ आप उसको चेक कर सकते हैं, फिर नए ऑर्डर के लिए आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। देन वी हैव सीन दैट इन अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम प्रोडक्ट्स आर लो इन वॉल्यूम बट दे हैव अ हाई कॉस्ट, हाई प्राइस्ड। उनकी प्राइस बहुत हाई होती है लेकिन क्वांटिटी उनकी कम होती है, क्योंकि प्राइस जब हाई होती जाएगी तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। आपके पास एरोप्लेन्स हैं, आपके पास इवन कि हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मौजूद है मोबाइल्स की, कि यूनाइटेड मोबाइल्स परचेज करता है मोबाइल्स को और सेल कर रहा होता है। अब उनकी कॉस्ट हाई होती है कंपैरेटिवली बाकी प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपके पास ये सिस्टम नहीं होता। आपके पास हाई क्वांटिटी में और लो प्राइस में प्रोडक्ट्स होती हैं, इसलिए आप उसकी एक क्वांटिटी में ही इकट्ठी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। देन वी हैव सीन कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस, कि आपने उनकी कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है, कैसे उसका फ्लो बनाना है आपने। एंड वी यूज बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ cost flow assumptions. First one, we have a first in first out method that is called FIFO. हमने इसको देखा था कि जो आपके पास पहले प्रोडक्ट आई है आपने उसको पहले सेल करना है, जो बाद में आएगी उसको बाद में सेल करना होगा। आपने फॉर एग्जांपल चीज़ें खरीदी हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं, आपने उनकी कॉस्ट भी मेंशन कर दी है और टोटल कॉस्ट भी मेंशन कर दी है आपने। अब आपको कोई ऑर्डर मिला है तो आपने उसको सेल करना है। आपने 3-4 टाइप्स की इकट्ठी प्रोडक्ट्स परचेज कर ली थी और उनकी कॉस्ट भी डिफरेंट थी, तो फिर जो पहले आपने परचेज की उसको पहले सेल करना है, जो बाद में परचेज की उसको बाद में सेल करना होगा। वी विल सी देयर एग्जांपल्स एज वेल। सेकंड कॉस्ट फ्लो असम्पशन वी हैव सीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो आपने मोस्ट रीसेंट परचेज की है, अभी अभी जो परचेज किया आपने, सबसे आखिर में जो परचेज की है, अगर कोई सेल का ऑर्डर आता है तो पहले आपने उसको सेल करना है। ऐसे नहीं है कि आप पहले जो आपने परचेज की थी कहेंगे जी आपने पहले उसे सेल करनी है। कुछ ना कुछ दरमियान में रीजंस होती हैं कि जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती हैं कि वी हैव टू फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो अब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती हैं। ये नॉर्मली एक कॉस्ट की वजह से होता है। ये कॉस्ट हाई हो गई है तो आप कहते हैं कि पहले इसको निकाल दें। सो इन लास्ट इन फर्स्ट आउट you sell out your product which you have purchased in most recent time. Then weighted average cost method. It means कि आप अब ना पे यहाँ पे LIFO यूज कर रहे हैं मेथड, ना FIFO यूज कर रहे हैं। आपने परचेज की कोई प्रोडक्ट, फिर उसके बाद कोई और आपने प्रोडक्ट परचेज की, अब दोनों की कॉस्ट डिफरेंट थी, दोनों को ऐड करें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, आपके पास वेटेड आ जाएगी। अब आपको ना LIFO यूज करने की जरूरत है ना FIFO यूज करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि यार पहले कॉस्ट हाई थी, अब हमने जो परचेज किया उसकी लो कॉस्ट है, तो हम दोनों का दरमियान का रास्ता निकाल लेते हैं। तो दैट गोज इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। देन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसमें आपके पास ये है कि आपको जब ऑर्डर मिलता है तो आपका कस्टमर आपको कहता है कि मुझे ये टाइप चाहिए आपकी प्रोडक्ट की, तो आपने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन दे दी है कि हम इसको सेल करेंगे ना। आप बेसिकली कोई सीरियल अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई सीक्वेंस अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। दरमियान वाली भी पहले सेल कर सकते हैं, शुरू वाली भी पहले सेल कर सकते हैं, आखिर वाली भी पहले सेल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। बेस्ड ऑन दीज assumptions, any organization adopt any cost flow assumption depending upon their own requirement. We have seen a format of these cost flow assumptions. आपके पास now we are using first type of cost flow assumption, that is FIFO, means first in first out, and from the perpetual inventory accounts, या आपका perpetual inventory system। आपके पास जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं इन्वेंट्री के, पीरियोडिक और परपेचुअल, इन दोनों में ही आपके पास
ये कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस आती हैं। लेकिन जब आप परपेचुअल ले रहे हैं तो फिर उसका तरीक़ेकार डिफरेंट होगा, पीरियोडिक ले रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार फिर डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी हाई कॉस्ट या हाई मतलब एक वैल्यूड प्रोडक्ट्स होती हैं, इसलिए आप यहाँ पर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर हमने कल भी इसको अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि आपके पास फर्स्ट वन यू हैव अ डेट कॉलम, you mention date specifically because you have to follow either FIFO or LIFO। आपने परचेज की, इस डेट पे परचेज की, और पूरे एक सीरियल होता है जिसमें आप जर्नल एंट्रीज भी कर रहे होते हैं, उनके लेजर्स भी बना रहे होते हैं, आप हर काम कर रहे होते हैं। सो दैट इज वाई डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू मेक परचेजेस। अब परचेजेस में आपने फर्दर 3 कॉलम्स बनाए। क्वांटिटी बता रहे हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 1 यूनिट खरीदा है, 2 यूनिट खरीदे हैं, 3 यूनिट खरीदे हैं। देन यूनिट कॉस्ट एंड देन व्हाट इज अ रेट ऑफ दैट पर यूनिट, कि आपके 1 यूनिट की कॉस्ट है कितनी जो आपने परचेज की है। देन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट व्हेन यू मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। आपकी 1000 कॉस्ट है और 5 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं, तो इट मींस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट वुड बी इक्वल टू 5000 रुपीज। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब परचेज करने के बाद फौरन आप चले जाते हैं बैलेंस पे, कि बैलेंस आपको बताता ये है कि अब आपके पास इन्वेंट्री पड़ी कितनी है। अब उस इन्वेंट्री में से ही आपने सेल करनी होती है। सेम जो आपने परचेजेस में किया हुआ है वही आपने इन्वेंट्री के बैलेंस पे भी मेंशन करना होता है। यू हैव अ क्वांटिटी, यू हैव अ यूनिट कॉस्ट एंड देन यू हैव अ टोटल कॉस्ट। व्हेन यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी विद द यूनिट कॉस्ट यू विल गेट अ टोटल कॉस्ट। अब इसमें से आपने फिर सेल करना होता है। दैट कुड बी ऑन द सेम डेट और मे बी इन सम अदर डेट्स। अब इस आपको ऑर्डर मिला है सेल के लिए, तो आपने अगर FIFO यूज कर रहे हैं तो जो आपके पास टॉप पे पड़ी हुई क्वांटिटी पहले आपने उसको सेल करना होगा और बाकी आपके पास वो बैलेंस अवेलेबल होंगे। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को कोई भी क्वांटिटी परचेज की, आपने फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स परचेज किए, देन यूनिट कॉस्ट उसकी 1000 थी, टोटल कॉस्ट वुड बी 5000 and now this would directly go into your inventory balance। 5 units, 1000 unit cost and the total cost would be your 5000। अब आपने कुछ और परचेज किया, आपकी डेट थी 5 जनवरी, आपने फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स परचेज किए और उनकी कॉस्ट थी 2000, टोटल आपके पास 4000 उसकी कॉस्ट आ गई। सेम वुड गो डायरेक्टली इनटू योर इन्वेंट्री बैलेंस। 2 क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट 2000 एंड देन टोटल कॉस्ट वुड बी 4000। अब यहां पर आप अलग अलग मेंशन कर रहे हैं उसको। नाउ यू रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेल, तो आपने थ्रू FIFO मेथड जो पहले आपके पास पड़े हुए हैं पहले आपने उनको सेल करना है। फॉर एग्जांपल आपको 10 जनवरी को ऑर्डर मिला 3 यूनिट सेल करने का, आपने 3 यूनिट क्वांटिटी सेल की, उनकी कॉस्ट क्या है 1000 एंड देन टोटल कॉस्ट वुड बी योर 3000। अब बैलेंस आपके पास कितना रह गया है 2 क्वांटिटी, 1000 यूनिट कॉस्ट, टोटल 2000। अब यहां पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं पिछले बैलेंस से, इनको इकट्ठा नहीं कर रहे, टोटल नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों की यूनिट कॉस्ट ही अलग है। देन आपके पास दूसरे यूनिट्स थे 2000 उनकी यूनिट कॉस्ट थी, तो टोटल आपके पास 4000 ये हो गए। दैट इज अ FIFO मेथड। देन अगेन आपको एक और सेल ऑर्डर मिला है, आपको 15 जनवरी का,
और आपने 3 यूनिट सेल करने, तो फिर क्या करेंगे? पहले 2 यूनिट आप जो फर्स्ट के बैलेंस पड़ा हुआ है वो करेंगे 2000, फिर 1 यूनिट आप वो करेंगे सेल जो आपका नेक्स्ट का बैलेंस पड़ा हुआ है 2000, इसकी यूनिट कॉस्ट है, तो टोटल आपके पास 2000 हो गए। अब बैलेंस में आपके पास क्या अवेलेबल है? ये जो बाकी रह गया है इसका 1 यूनिट रह गया है, 2000 इसकी कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट अब आपके पास 1000 रहेगी। सो दिस इज यूज्ड इन योर FIFO मेथड कि आपने जो पहले परचेज किया उसको पहले आपने सेल करना है, जो बाद में परचेज किया उसको बाद में आपने सेल करना है। दैट वाज ओनली एन एग्जांपल। वी विल कंटिन्यू विद द प्रॉपर क्वेश्चन, बट बिफोर डायरेक्टली गोइंग ओवर देयर वी हैव टू सी अ क्वेश्चन in perpetual inventory system. You can see on this slide inventory cost data to demonstrate FIFO and LIFO perpetual systems. We have item number 127B. ये आपके पास आइटम नंबर है, आपको साथ उन्होंने यहाँ पर डेट मेंशन की है, यूनिट्स भी बता दिए हैं आपको, कॉस्ट भी बता दी आपको और प्राइस भी बता दी है। अब इसका मतलब ये है कि यू आर परचेजिंग ऑन 1 जनवरी इन्वेंट्री 10 यूनिट्स एंड इट्स कॉस्ट इज 20। अब 1 जनवरी में यहां पे आपके पास इन्वेंट्री का वर्ड यूज किया गया है, यू हैव एन इन्वेंट्री बैलेंस। What do we mean by this? It means that is unsold inventory which you have already purchased in December. Now it has not been sold in December. So वो आपका अब carry forward हो रहा है balance. That is why it is mentioned inventory. यहाँ पर आपने ख्याल करना है। लेकिन आप next में देखेंगे आपके पास sales है, फिर आपके पास purchases है। अगर यहाँ पर inventory mention ना होता 1 जनवरी को, it means it was your purchases. अब इन्वेंट्री मेंशन है, इट मींस दिस इज एन अंडरस्टूड, दिस इज अ बैलेंस। सो ऑन 1 जनवरी यू हैव अ 10 यूनिट्स एंड इट्स कॉस्ट इज 20। तो फिर आप क्या करेंगे? FIFO मेथड यूज कर रहे हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। चेक करें इसको, आपके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है, FIFO परपेचुअल इन्वेंट्री अकाउंट। क्वेश्चन इज द फर्म बिगिंस द ईयर विद द 10 यूनिट्स ऑफ आइटम्स 127B ऑन हैंड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ $200। अब यहां पर उसने आपको रेट भी बताया, आपने यहां पे उसकी कॉस्ट भी मेंशन की और यूनिट्स भी बता दिए। आपके पास अब इसको परचेजेस में मेंशन नहीं करेंगे, उसकी क्या रीजन है कि आपके पास परचेजेस तो है ही नहीं, दैट इज एन इन्वेंट्री बैलेंस दैट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। आपके पास क्वांटिटी 10, यूनिट कॉस्ट 20 और अब टोटल कॉस्ट आपकी कितनी होगी? 200। दैट इज अवेलेबल फॉर सेल नाउ एंड यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट दिस इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपने जाहिर इसको फिर बनाना होगा, इसलिए हम इसको मर्चेंडाइज कह रहे हैं। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को भेज दे कि ये चीज़ें हमने बना दी हैं, आप इनमें से सेल करेंगे, वो भी हो सकता है। बट फॉर योर सिंप्लिसिटी, आपकी आसानी के लिए आई एम यूजिंग अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, दैट इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। आपके पास ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, दैट इज अ फॉर्मेट, कंप्लीट फॉर्मेट कि फर्म बिगिंस द ईयर विद द 10 यूनिट्स ऑफ इट्स आइटम्स नंबर 127B ऑन हैंड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 200। आपने उसको उसमें लिख दिया हुआ है, पहली इन्वेंट्री आपने कंप्लीट कर दी है। देन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, आपके पास सेकंड जो है ट्रांजैक्शन, दैट इज 4 जनवरी, यू मेड अ सेल ऑफ 7 यूनिट्स एंड इट्स प्राइस इज 30। कॉस्ट आपके पास 20 है, प्राइस 30 है, तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है हमें कि हमने जब उसको सेल कर रहे हैं तो किस प्राइस पे लिखेंगे। इसको थोड़ा सा आप सोचें जरा कि हमें 30 मेंशन करना चाहिए या कि 20। आपके पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, थोड़ा सा गैस करें इस चीज को कि आपने इसको क्या करना है। 4 जनवरी को आप सेल कर रहे हैं 7 यूनिट्स की और उसकी प्राइस है 30। लेट्स लुक
on this solution. Sale of 7 units leaves a balance of 3 units. आपके पास 3 यूनिट रह जाते हैं और उनके ऊपर आप काम कर रहे हैं. Then on January 4, 7 units of item 20B are sold at a cost of 30. लेकिन आप मेंशन क्या कर रहे हैं? Cost of merchandise sold. Cost of merchandise sold. आपकी यहां पर कॉस्ट मेंशन की जा रही है, या इसको कहें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यू मेंशन कॉस्ट रादर देन सेल्स प्राइस. तो आपने क्या किया है कि यहां पे उसकी कॉस्ट प्राइस लिखी है. सो आपके पास 4th जनवरी, क्वांटिटी 7, कॉस्ट प्राइस 20 एंड देन टोटल प्राइस इज 140. अब इस 10 में से आपने 7 तो सेल कर दिए, बाकी कितने बच गए? 3. यूनिट कॉस्ट 20. अब आपके पास उनकी प्राइस कितनी है? 60. यही परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में आपको बताया गया था कि बैलेंस इज अवेलेबल एट एवरी ट्रांजैक्शन. ये उसका मतलब है. अब आपके पास ये जो बैलेंस अवेलेबल है, ये जो बैलेंस अवेलेबल है आपके पास, दैट इज अवेलेबल एट ऑल द टाइम्स. आपने कोई ट्रांजैक्शन की, आपने इन्वेंटरी की, आपके पास बैलेंस में चली गई. फिर आपने उसमें से सेल्स की, सेल्स माइनस कर दी, बाकी बैलेंस आपको अवेलेबल. सो इट मीन्स दैट दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, दैट यू हैव अ बैलेंस एट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस अवेलेबल होगा. सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन कि आप इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं. देन अगेन लेट्स लुक ऑन अनदर ट्रांजैक्शन, दैट इज 10th January. You made a purchase of 8 units and its cost price is 21. अब आप पिछली ट्रांजैक्शन में देखें, इस 30 का कोई रोल नहीं है. ये रोल उस वक्त होगा जब आप जनरल एंट्री पास करेंगे. आप जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपकी 2 ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपकी 2 जनरल एंट्रीज होती हैं जब आप परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज करते हैं. एक आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की होती है और दूसरी आपकी सेल्स की होती है. तो सेल्स की जब आप कर रहे होंगे तो फिर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा. 7 यूनिट्स सेल किया आपने तो 210 रुपीज सेल प्राइस है और सेल्स आपने 210 की कर दी है. आपने ये जनरल एंट्री की है उसकी. और दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने डेबिट किया. कितने से किया? 140 से. और आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी 140 से आपने क्रेडिट कर दी. हमेशा जब भी आपकी सेल की ट्रांजैक्शन होगी तो हमेशा ये 2 जनरल एंट्रीज होंगी. अब दरमियान का डिफरेंस क्या है? दैट इज योर प्रॉफिट. ठीक है. तो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. अभी अगेन कमिंग बैक टू माई दिस ट्रांजैक्शन, 3rd ट्रांजैक्शन, you made a purchases, you purchased item number 127B, total units 8 and its cost price is 21. अब यहाँ पर आपके पास जो ऊपर बताई गई है वो 20 थी, यहाँ पे आपके पास अब 21 उनकी कॉस्ट प्राइस है. प्राइस हाई हो सकती है, ज़ाहिर है जो टाइम गुजरता है तो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज होती हैं. तो आपने ये यहाँ पे इसको इसकी ट्रांजैक्शन की है. हाउ व्हाट द सोल्यूशन हैज बीन मेड. If you look at on this slide, आपके पास 10th जनवरी की डेट, क्वांटिटी आपके पास 8 यूनिट्स की. नाउ यू आर मेंशनिंग दिस ट्रांजैक्शन इनटू परचेज बिकॉज यू हैव परचेज्ड दिस क्वांटिटी. आपने इसको परचेज किया है, दैट इज नॉट अ प्रीवियस बैलेंस. अब नए सिरे से आप इसको परचेज करें तो आपने इसको परचेज में लिखा, क्वांटिटी 10 यूनिट्स, कॉस्ट 21 की आपने इसको परचेज किया, तो टोटल आपके पास 168 उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी. अब आप अलग से मेंशन कर रहे हैं आपके पास, इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं, अब क्योंकि सेल नहीं कर रहे, कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं है. आपके पास ये 3 यूनिट्स पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, यूनिट कॉस्ट 20 उसकी ऑलरेडी थी और टोटल आपके पास ये 20
60 इसकी टोटल कॉस्ट थी. देन यू परचेज्ड 8 more items, put it in your balance, cost was 21 and टोटल कॉस्ट इज 168. एज इट इज आपने लिख दिया, लेकिन हर एक को सेपरेट करके लिखा है आपने. नाउ ऑन ईच ट्रांजैक्शन यू कैन गिव अ बैलेंस ऑफ योर इन्वेंट्री, कि आपके पास 3 ऐसे यूनिट पड़े हुए हैं जिनकी कॉस्ट 20 है और 8 यूनिट आपने और परचेज किए हैं, वो बैलेंस में आपके आ गया और उनकी जो कॉस्ट प्राइस है 21 है. तो टोटल आपके पास 168 उनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. बिकॉज द परचेज प्राइस ऑफ 21 is different than the cost of previous 3 units on hand, the inventory balance of 11 unit is accounted for separately. आपने उनको अलग अलग से मेंशन किया है, क्योंकि एक 20 कॉस्ट प्राइस और एक 21 है, तो आप इसको आप इकट्ठा करके नहीं लिख सकते. जब आपके पास यूनिट प्राइस ही सेपरेट होगी तो फिर आपने हर एक को अलग करके लिखना है. So I hope now this third transaction has been understood properly. Now coming back to the fourth transaction, in which we are making another sales that is made on 22nd of January. You made a sale of 4 units and the total cost price is 31. What do we mean by this? अब पीछे आपके पास कॉस्ट थी 20, तो सेल कितने में की आपने 30 में. अब आपके पास जो कॉस्ट थी 21, आप उसको सेल कितने में करें 31. इसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि आप एक FIFO मेथड यूज कर रहे हैं और इस FIFO मेथड के थ्रू आपने दरमियान का ये रिलेशनशिप चेक नहीं करना है कि जी कॉस्ट हाई हो गई है तो आपने प्राइस भी हाई कर देनी है. ये एक इंडिपेंडेंटली सेपरेट काम चल रहा है. करना कैसे आपने, नाउ कीपिंग इन माइंड दैट यू हैड मेड अ ट्रांजैक्शन ऑफ on January 22nd, made a sale of 4 units and their price is 31. Now on January 22 the firm sold 4 units for 31st March for 31 each. अब यहाँ पे देखें आप कि फर्स्ट यू यूज्ड द इन्वेंट्री विच हैड एन अर्लियर बैलेंस, जो शुरू का बैलेंस था, जो आपके पास फर्स्ट में बैलेंस था, वो दैट वाज दिस. आपके पास ये बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल था फर्स्ट में. 3 units and their price was 20 and the total cost was 60. आपने यहाँ पे 3 यूज किए जो वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल थे. देन 20 यूनिट कॉस्ट और टोटल उनकी कॉस्ट कितनी होगी 60. लेकिन आपने सेल कितने किए हैं 4. यू डिड नॉट मेक अ सेल ऑफ only 3 units, you made a sale of 4 units. It means that you have to use first 3 and then second another 1. आपने वो जो 8 परचेज किए थे बाद में, उसमें से एक आपने लेना है. अब यहाँ पर आप उसको सेपरेट क्यों मेंशन कर रहे हैं? यू कुड मेंशन 4 यूनिट्स, लेकिन उनकी कॉस्ट प्राइस ही डिफरेंट है. जब कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है तो फिर आपने उनको सेपरेट ही मेंशन करना है. और यही परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है कि आपने जब परचेज किया उनकी कॉस्ट डिफरेंट है तो अलग अलग लिख दिया, जब सेल किया तो उनकी कॉस्ट अलग अलग है तो आपने उसको भी अलग से मेंशन कर दिया. आपके पास 1 यूनिट और उसकी कॉस्ट कितनी थी 21, सो 21 योर टोटल कॉस्ट. सो यू हैव मेड अ सेल ऑफ 4 यूनिट्स with the price of 20 and 21 and their cost was 60 and 21. अब बाकी बैलेंस आपके पास कितना अवेलेबल है? ये जो 3 था बैलेंस, ये तो ऑलरेडी अब आपने सेल कर दिया हुआ है. अब आपने जो अपने पास बैलेंस रखना है वो आपका 8 यूनिट्स का है, लेकिन उसमें से आपने एक सेल कर दिया हुआ है, तो बाकी आपके पास कितना पड़ा हुआ है 7 रह चुके हैं आपके पास बैलेंस में, और यूनिट कॉस्ट उनकी 21 है और टोटल प्राइस टोटल कॉस्ट आपकी 7 मल्टीप्लाइड बाय 21 यू हैव 147. अब 147 आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी. ये वो बैलेंस है नाउ दैट इज अवेलेबल फॉर सेल. बाकी जितने भी थे आपने उनको यूज कर दिया. अब थोड़ा सा यहां पर आप देखें कि व्हाट यू हैव डन, आपने जो शुरू में आया उसको पहले सेल किया
जो आपने शुरू में परचेजेस की थी पहले उनको आपने सेल आउट किया। इसमें डिफरेंट कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूं कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करती है तो उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि जो आपके पास पहले प्रोडक्ट है ये पहले उसको सेल करें कि कहीं वो एब्सोल्यूट ना हो जाए, खराब ना हो जाए। वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं आपकी, या फिर आपके पास पेरिशेबल प्रोडक्ट्स नहीं है तो कहीं उनका फैशन खत्म ना हो जाए, उनका ट्रेंड खत्म ना हो जाए, तो आपके पास जो पहले आया आप पहले उसको सेल करें, जो बाद में आया उसको बाद में सेल करेंगे। तो यही आपने सीक्वेंस रखना होता है। सो ऑफ द 4 यूनिट सोल्ड 3 आर फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट्स इन द 5 एट ए कॉस्ट ऑफ 20 एंड 1 इज फ्रॉम द सेकंड परचेजेस यू हैड मेड। जो 8 में से आपने फिर एक को सेल किया है। नाउ योर 5th ट्रांजैक्शन, व्हाट यू हैड मेड अ सेल्स ऑफ 2 यूनिट्स एंड अ प्राइस इज 32। अब यहां पे देखें कि जब आप FIFO का अजम्पशन, कॉस्ट फ्लो अजम्पशन यूज करते हैं तो आपने यहां पे कभी भी प्राइस यूज नहीं करनी। प्राइस इज अ सेपरेट थिंग, उसको आपने अलग से कंसिडर करना है, आपने यहां पे उसको कंसिडर नहीं करना। चलें आपको एक अब देखें कि कॉस्ट में आपके पास 2 सेपरेट कॉस्ट थी लेकिन प्राइस तो आपकी सेम है ना उनकी। आपके पास जो आपने ये 22 को सेल्स की हैं इनकी प्राइस तो 31 थी, तो यहां पे तो आपको सेपरेट यूनिट्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप परचेजेस करेंगे, जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करेंगे तो तब आपके पास डिफरेंट प्राइसेस थी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो सकती है? जब मैं आपको सेल्स की कर रहा हूं तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल या कैश, वट एवर द मोड ऑफ पेमेंट यू हैव यूज्ड, अकाउंट रिसीवेबल आपने 4 यूनिट सेल की हैं और उनकी 31 सेल्स प्राइस थी, तो फिर आप क्या करेंगे? 124 इनकी प्राइस हो गई, सेल्स आपने की 124 से। सो अकाउंट रिसीवेबल इज 124 एंड सेल्स इज 124। लेकिन जब आप उसकी कॉस्ट में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास 2 सेपरेट कंपोनेंट थे। और फिर क्या कर रहे हैं आप? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, आपने इसको क्रेडिट किया। डेबिट आपके पास आप 2 रहे और क्रेडिट 1 और है। अब चेक करें कि आपके पास कौन कौन से अलग अलग थे। एक 60 था और एक 21। सो यू विल राइट 60 एंड 21, टोटल आपके पास 81 हो जाएगी। तो यहां पे अलग से जनरल एंट्री का करने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि कॉस्ट दोनों की डिफरेंट है, तो फिर आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड भी आपने सेपरेट ही लेनी है। लेकिन सेल्स प्राइस आपकी सेम है दोनों की कॉस्ट के लिए, तो फिर आपने उसको इकट्ठा ही या कंपोजिट एंट्री ही कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल 124, सेल्स 124। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई हैव डन इन दिस ट्रांजैक्शन। और आपको मैंने शुरू में जो पिछली स्लाइड में बताया था कि आपका जो प्राइस के दौरान के भी प्राइस आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी तो आपने प्राइस भी बढ़ा दी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपके पास अकाउंट रिसीवेबल 124, सेल्स 124, कॉस्ट अगर डिफरेंट है तो आप अब आपने ये तो नहीं किया कि जो 61 वाली थी उसको 31 यूज कर रहे हैं, जो 21 वाली थी उसको कुछ और यूज कर रहे हैं। आपने सेल्स इकट्ठी रखी लेकिन कॉस्ट दोनों की डिफरेंट कर दी आपने। नाउ इन माय 4th ट्रांजैक्शन that we have made on 28th, we made a sales of 2 unit and their price is 32. अब क्या करेंगे आप? Again you are making a sales, आपके पास सिर्फ है ही एक इन्वेंट्री, आपके पास एक ही इन्वेंट्री अवेलेबल है, उसी को आपने करना है। अब यहां पर इसको मैं अलग से लाइन लगा के इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं पिछली ट्रांजैक्शंस के साथ। आपके बैलेंस में सिर्फ
ये एंट्री पड़ी है जिसमें 7 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, देयर कॉस्ट प्राइस इज 21 एंड द टोटल प्राइस इज 147, आपके पास ये अवेलेबल है। तो अब आपने क्या करना है इसका, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री ही एक है तो इसी में से ही आपने सेल करना है, बैलेंस ही एक अवेलेबल है तो आपने इसी में से सेल करना है। तो फिर क्या करेंगे आपने इसी में से 2 यूनिट्स सेल किए, उनकी प्राइस 21 और टोटल कॉस्ट उसकी कितनी, दैट इज आई एम यूजिंग अ प्राइस, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड, आई शुड से द कॉस्ट इज 21 और टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, दैट इज 42। डायरेक्ट 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 42, दैट इज अ टोटल कॉस्ट। अब क्वांटिटी बाकी कितनी रह गई आपके पास, 7 में से आपने 2 सेल कर दिए हैं तो बाकी आपके पास 5 रह चुके हैं। यूनिट कॉस्ट आपके पास कितनी है 21 और अब आपके पास नेट टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है 105। अब देखें कि आप क्या करते जा रहे हैं, आपने हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस लिखा है, हर ट्रांजैक्शन के बाद उसका बैलेंस लिख रहे हैं सेपरेटली, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने उसकी कॉस्ट मेंशन की है। अब देखें कि आपने 1 जनवरी को बैलेंस था आपके पास 10 यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट 20 और टोटल कॉस्ट आपके पास 200 की थी। देन आपने सेल्स की 4 जनवरी को, यूनिट 7 आपने सेल किए हैं और यूनिट कॉस्ट जो आपके पास अवेलेबल है 20 की वो आपने की है और उसकी टोटल कॉस्ट जो आपने सेल्स की है वो 140 बनती है। अब बाकी बैलेंस आपका कितना रह गया, आपके पास 3 यूनिट बाकी बच गए और उनकी यूनिट कॉस्ट 20 है और टोटल कॉस्ट आपकी 60 है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस, कि आपके पास हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अवेलेबल होगा, दैट इज योर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आप यहां पर क्या करें, और यही हमने शुरू में पढ़ा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बेशक वो सेल्स की करें या बेशक वो परचेज की करें, आपके पास बैलेंस अवेलेबल रहेगा। आपके पास हमेशा आप बैलेंस चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। जब हम पीरियोडिक में जाएंगे तो फिर देखेंगे कि पीरियोडिक में क्या होता है। फिर आपने 10th को एक ट्रांजैक्शन की, इसमें आपने 8 यूनिट्स परचेज किए और उनकी कॉस्ट थी 21, तो टोटल 168 टोटल कॉस्ट हुई। इस सब को आपने उठा के रख दिया है बैलेंस में। ये आपके पास 3 यूनिट्स पिछले बैलेंस अवेलेबल है, देन 8 आपने अब परचेज किए हैं तो टोटल यूनिट कॉस्ट आपकी 21 की है, तो टोटल कॉस्ट इज 168 आ गई। अब दोनों की कॉस्ट क्योंकि डिफरेंट है तो फिर आप उनको क्या कर रहे हैं, दोनों को सेपरेटली मेंशन कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट डिफरेंट होने की वजह से। अब अगर इसकी कॉस्ट भी 20 होती तो फिर आप इसमें ऐड कर सकते थे इसको कि टोटल आपके 11 हो जाते यूनिट्स और कॉस्ट आपकी 20 थी और दोनों को आप ऐड अप कर देते और ये 128 आपका नेट बैलेंस हो जाता, 228 आपका बैलेंस हो जाता। लेकिन अब कॉस्ट अगर डिफरेंट है तो आपने दोनों को अलग से मेंशन किया है, आपने 20 अलग से और 21 यूनिट कॉस्ट अलग से और दोनों यूनिट्स भी अलग से मेंशन किए। फिर आपने क्या किया, 22nd ट्रांजैक्शन को सेल्स की हैं 4 यूनिट्स की। यहां से हमें पता चल रहा है कि अब आपने जो सेल्स की हैं, जो आपके पास फर्स्ट इन हुए वही अब फर्स्ट आउट हो रहे हैं। जो फर्स्ट इन हुए थे वो कौन कौन से थे, 3 यूनिट्स, और फिर कब आए थे 8 यूनिट्स। अब पहले जब आप 4 यूनिट सेल कर रहे हैं तो फिर आपने क्या किया, 3 यूनिट्स पहले निकाले, फर्स्ट इन हुए फर्स्ट आउट हो रहे हैं आप। उसके बाद जो लास्ट इन हुए वो लास्ट आउट हो रहे हैं, कि बाद में 8 आए थे, अब आप उस 8 में से 1 दे रहे हैं, 1 सेल कर रहे हैं। फिर आपने, अब आपके पास बैलेंस कितना अवेलेबल है, 7 क्वांटिटी, यूनिट्स कॉस्ट 21, टोटल 147, उसमें से आपने 2 और यूनिट्स 28 को सेल किए तो आपके पास यहाँ पर आपने एज इट इज मेंशन कर दिया 221 उनकी कॉस्ट थी और टोटल कॉस्ट आपकी 42 हो गई। और यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी 5, यूनिट कॉस्ट 21 और बैलेंस अब आपके पास 105 का अवेलेबल है। नाउ our final transaction, that is on 30th January, we further purchased 10 units at a cost price of 22। आपने ये परचेजेस की हैं और उनकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 22।
अब अगर ये 21 होता, यही चीज़ अगर आपकी 21 होती तो फिर आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब इसकी कॉस्ट ही 22 है, क्वेश्चन में आपको सेपरेट चीज़ बताई गई है, तो इट मीन्स कि आपने इसको सेपरेट ही रखना है। देन हाउ वी विल मेक दिस ट्रांजैक्शन, आपके पास ऑन जनवरी 30th परचेज्ड 10 एडिशनल यूनिट ऑफ आइटम 127B एट ए कॉस्ट ऑफ 22 ईच। आपने 22 का हर एक यूनिट परचेज किया है, 30th आपकी डेट है, 10 आपने और परचेज किए हैं, 22 पर यूनिट कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट आपकी 220 की है। आपने एज इट इज, अब 5 का आपके पास बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल था, एज इट इज नीचे आपने उसको उतार दिया। 5, 21 उनकी कॉस्ट है और 105 टोटल कॉस्ट होगी। और जो आप 10 यूनिट्स अभी आप फर्दर परचेज कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या हुई, आपने एज इट इज बैलेंस में उसको ट्रांसफर कर दिया। 10, 22 आपकी यूनिट कॉस्ट प्राइस है और टोटल आपके पास 220 ये टोटल कॉस्ट हो चुकी है। आपने ये सारे का सारा काम कंप्लीट कर दिया हुआ है। आपका जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू FIFO आपने बनाया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो आपने बनाया था, वो आपका कंप्लीटेड है। लेकिन आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी टोटल्स क्या रही हैं। आपके पास यहाँ पर 8 आपने पहले परचेज किए थे, 10 आपने और परचेज किए हैं, तो टोटल आपकी परचेजेस कितनी थी, 18 की। इनका अब टोटल कर रहे हैं। फिर टोटल उनकी कॉस्ट कितनी थी, वो थी 388। लेकिन दरमियान में आप देखें यहां पर हम कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे, यहां पे स्टिल आपके पास यहां पर यूनिट कॉस्ट स्टिल अभी क्वेश्चन मार्क है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास कॉस्ट ही डिफरेंट थी। एक आपने परचेज किया था, उसकी कॉस्ट थी 21, दूसरा जो आपने परचेज किया है उसकी कॉस्ट है 22। तो फिर ये एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो यहां पर आप मेंशन नहीं कर सकते कि इनकी यूनिट कॉस्ट क्या थी। फिर आपके पास सेल्स की हैं आपने 13, एक दफा आपने 7 सेल किए हैं, फिर उसके बाद आपने 4 सेल किए हैं, फिर आपने 2 और सेल किए, तो टोटल आपने 13 यूनिट सेल किए। किस कॉस्ट पे किए? वी हैव अ डिफरेंट कॉस्ट, सो इट मीन्स दैट वी आर नॉट राइटिंग अगेन यूनिट कॉस्ट, क्योंकि एक आप सेल कर रहे हैं 20 पे, दूसरा सेल कर रहे हैं 21 पे, तीसरा 21 पे। लेकिन आपके पास अगर यूनिट कॉस्ट सेम होती तो आप यहाँ पे मेंशन कर देते कि यूनिट कॉस्ट इनकी कितनी थी। हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना एवरेज में, तो आपको वहाँ पे अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे यूनिट कॉस्ट मेंशन की जा सकती है, क्योंकि आपके पास एवरेज कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कॉस्ट हैं, तो आपने इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया। लेकिन आप यहाँ पर अपनी जो कॉस्ट थी सेल्स की कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स इन टोटल, वो तो आप मेंशन कर सकते हैं 263, वो तो आपने कर दिया ट्रांजैक्शन कि आपने सबको ऐड किया 140 प्लस 60 प्लस 21 प्लस 42, इन सबको आपने ऐड किया, आपके पास 263 ये कॉस्ट आ गई। आपने ये काम अपना कंप्लीट कर दिया हुआ है। दैट इज योर कंप्लीटेड वर्क। आपने काम सेल्स का, जितने यूनिट सेल की उनकी कॉस्ट कितनी थी। हम पीछे जितनी भी एग्जांपल लेते रहे हैं, जितनी भी मैंने जनरल एंट्रीज की थी, वहां पे आपके पास हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने एक जनरल एंट्री करनी होती थी। अगर इन टोटल आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आपके पास सेम यही मेथड होगा कि यूनिट कितने सेल किए आपने, उनकी कॉस्ट कितनी है। आप मेंशन करना चाहें तो इन टोटल आप मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज कितनी है 263, और इन्वेंट्री आपकी उसकी कॉस्ट कितनी थी, या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो आप क्रेडिट करेंगे 263 से करेंगे। फिर इन्वेंट्री बैलेंस में आपने क्या करना है, आपके पास अब नेट बैलेंस कितना अवेलेबल है, 5 प्रीवियस यूनिट्स थे और 10 आपके जो आपने रिसेंट परचेज किया 30th को, तो टोटल आपके पास यूनिट्स अवेलेबल कितने, 15, और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 105। एक ऐसे यूनिट है जिनकी जो 5 यूनिट्स थे, 105 उनकी कॉस्ट है टोटल, और जो 10 यूनिट्स आपने फर्दर परचेज किए हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 220।
तो टोटल आपकी 325 ये टोटल कॉस्ट बनती है जो आपके पास 15 यूनिट्स अवेलेबल है। लेकिन अगेन यहां पर आप यूनिट कॉस्ट मेंशन नहीं कर सकते। द रीजन इज कि दे हैव अ डिफरेंट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, दोनों की अलग अलग उनकी कॉस्ट है, तो आप यहां पे मेंशन नहीं कर सकते। अब आपने अगर नेक्स्ट मंथ जाना होगा, यही आपका बैलेंस है जिसको आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, आपने इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास जब शुरू में आपने कैरी फॉरवर्ड किया था तो एक ही यूनिट था, अब आपके पास डिफरेंट यूनिट्स अवेलेबल हैं। जब आपके पास डिफरेंट यूनिट्स अवेलेबल हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आपने नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड भी डिफरेंट यूनिट्स के साथ करना होगा। फिर आप 1 फरवरी पे जाएंगे और उसमें मेंशन करेंगे बैलेंस पे आपने 5 यूनिट्स, कॉस्ट प्राइस 21, टोटल कॉस्ट इज 105, 10 यूनिट्स and their cost price is 22 and total cost is 220। ये आपने सेपरेटली 1 फरवरी को मेंशन करना है, इकट्ठे 15 यूनिट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकी कॉस्ट प्राइस ही डिफरेंट है। सो दैट इज टोटल ऑल अबाउट योर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कि आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जनवरी 1, 4 जनवरी, 10 जनवरी, 22, 28 एंड 30th, आपके पास टोटल 6 ट्रांजैक्शंस की, और इन 6 ट्रांजैक्शंस के थ्रू हमने देखा कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स, उनमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, उन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपके पास जो कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस थी, और पहली कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस थी वो आपकी FIFO थी कि उसमें कैसे ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड करना होता है। आप सेल्स परचेज करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करना है, सेल्स करते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर FIFO परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। What I am saying is I am focusing on this word perpetual inventory system FIFO, लेकिन पीरियोडिक में आपके पास FIFO थोड़ा सा डिफरेंट होता है। Now we have completed up to this point कि आपने क्या किया, आपके पास जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं इसमें आपके पास परपेचुअल और पीरियोडिक ये दो आपके पास सिस्टम है, और हर एक में आपके पास FIFO आएगा। FIFO इसमें भी आपका FIFO आएगा। इसमें आपका LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट दोनों में आएगा। वेटेड एवरेज इसमें भी आएगा, वेटेड एवरेज आपका पीरियोडिक में भी आएगा। फिर स्पेशल या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इसमें भी आएगा, और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इसमें भी आएगा। सो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, उसमें आपके पास कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस आती हैं। हर एक का तरीक़ाकार डिफरेंट होगा, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है दैट वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो शुरू में आपने परचेज किए, फर्स्ट में परचेज किए, फर्स्ट आउट सेल भी पहले उन्हीं को कर रहे हैं आप। नाउ अगर आप FIFO यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इन योर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, तो फिर आपके पास क्या सिस्टम होगा? अगेन आपके पास यही सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं। आपके पास आपने 200 यूनिट्स परचेज किए एट अ रेट ऑफ 9। अब थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं कि हमने ये देखा था कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपके पास लो वॉल्यूम यानी कम तादाद में, एंड हाई क्वालिटी या हाई प्राइस्ड हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपके पास क्वांटिटी हाई होती है और प्राइस लो होती है। आप देख लें कि जो पीछे हमने क्वेश्चन किया है उनमें कॉस्ट कितनी थी आपके पास, 20, 21, 22 ये कॉस्ट चल रही थी। यहाँ पे आपके पास
₹9, 10, 11, 12 ये चल रही है एक चीज़। दूसरे नंबर पे आपके पास क्वांटिटी कितनी थी उसमें, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपके पास लो वॉल्यूम यानी लेस क्वांटिटी प्रोडक्ट्स थी। आप पहले आपके पास 20 यूनिट्स थे, फिर आपने 8 और परचेज किए हैं, सेल फिर 4 की आपने, 7 सेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यू आर परचेजिंग 200 यूनिट्स, 200 इट्स अ बिग नंबर, 300 यूनिट्स इट्स अ बिग नंबर, 100 अगेन यूनिट्स इट्स अ वेरी बिग नंबर। कि यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी हाई हो जाती है, प्राइस लो होना शुरू हो जाती है। सो दैट इज व्हाई वी यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। अगर इसको मैं मेंशन कर दूं यहां पर ही, आपके पास ये आपकी परपेचुअल के अंदर हाई क्वालिटी, यहां पे आपके पास लो क्वालिटी। लो क्वालिटी की बजाय अगर यहां पे करें कि आपके पास उसकी वॉल्यूम हाई होता है, ये आपके पास हाई प्राइस हो जाएगी या हाई कॉस्ट, और ये लो कॉस्ट। ये आपके पास चीजें। अब यहां पर क्वांटिटी कम है, प्राइस कास्ट हाई है। यहां पर आपके पास क्वांटिटी हाई है और कॉस्ट लो है। तो यही चीज हम देख रहे हैं अपने FIFO पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में कि आपके पास FIFO में 200 यूनिट्स हैं, वहां पे आपके पास 10 यूनिट्स थे, 7 यूनिट्स थे, 8 यूनिट्स थे, 200 है, 300 है, 400 है, अगेन 100 है। वहां पर आपकी कॉस्ट 21 थी, 22 थी, 20 थी, यहाँ पे 9, 10, 11, 12 ये इनकी कॉस्ट आ रही है। अब देखें, क्वेश्चन इज के यू हैड परचेज्ड यूनिट्स, you had a beginning inventory on 1st January 200 units at a cost price of ₹9. Then you had also further purchased on 10th March 300 units at a cost price of ₹10. अब देखें कि टाइम पीरियड भी देखें, ये जनवरी, फिर मार्च, फिर सितंबर, फिर नवंबर। आपके पास यहां पर आप बता रहे हैं कि जनवरी में आपके पास 200 यूनिट्स थे, आपने मार्च में 300 और परचेज किए, फिर आपने सितंबर में 400 और परचेज किए, फिर नवंबर में आपने 100 और परचेज किए। आप मंथ्स देखें यहाँ पे, वहां पे हर ट्रांजैक्शन के साथ नहीं कर रहे हैं आपने। अब दरमियान में हो सकता है आपने कुछ और भी परचेजेस की हो, आपने सेल्स की हो, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई हो आपकी, लेकिन जब आप हाई क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डेट्स बता रहा है कि जनवरी 1 को आपके पास 200 यूनिट्स की इन्वेंट्री थी जो बैलेंस था आपके पास, फिर मार्च 10 को आपने 300 यूनिट्स परचेज किए, सितंबर 21 को आपने 400 यूनिट्स परचेज किए, और नवंबर 18 को आपने 100 यूनिट्स परचेज की। तो टोटल आपके पास 1000 यूनिट्स अवेलेबल हैं, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल के अंदर अंदर आपके पास जो यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितने थे? 1000। इनकी परचेजेस की आपको डेट्स भी बता दी गई हैं कि किस किस डेट पर आपने परचेजेस की हैं। 1 जनवरी, 10 मार्च, 21 सितंबर और 18 नवंबर। और नंबर ऑफ यूनिट्स आपके कितने हैं? 1000। और उनकी कॉस्ट 9, 10, 11, 12 ये उनकी कॉस्ट थी। सो हाउ दे हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पर देखें इनकी कॉस्ट कितनी कितनी बन रही है 1 जनवरी को, 200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 9, यानी इनकी जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 1800। जो 10th मार्च को आपने परचेज किए थे 300 यूनिट्स और उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 10, तो 3000 उनकी टोटल कॉस्ट प्राइस बन रही है। जो सितंबर 21 को आपने परचेज किए हैं उनकी कॉस्ट 11 थी और 400 आपने परचेज किए थे, तो टोटल आपके पास 4400 यूनिट्स आ गए। नवंबर 18 को आपने 1200 उनकी कॉस्ट बन रही है, यानी 100 यूनिट्स परचेज किए और उनकी कॉस्ट थी 12, तो टोटल आपके पास 1200 आ गए। अब इन 1000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 10400। यहाँ पर इन टोटल बता रहा है, यूनिट कॉस्ट का जिक्र ही नहीं हो रहा। यूनिट कॉस्ट आपने सिर्फ यूज की है टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, इसके अलावा यहाँ पे कोई जिक्र नहीं आ रहा।
पीछे आपने क्या किया था, हर यूनिट की अलग अलग कॉस्ट मेंशन कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1000 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है और किया क्या है आपने, 10,400 इनकी टोटल कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अ फिजिकल काउंट ऑन December 31st रिवील्स दैट 700 ऑफ 1000 यूनिट्स हैव बीन सोल्ड। कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया आपने, कोई कुछ नहीं किया, आपने 31 दिसंबर को फिजिकल काउंट किया, आपने चेक किया कि अब हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल कितने हैं। आपने देखा कि हमारे पास तो 300 यूनिट्स रह गए हैं। टोटल आपके पास कितने थे यूनिट्स, 1000 ये यूनिट्स आपके थे। लेकिन जाकर चेक किया है तो उन्होंने देखा है कि आपके पास 300 यूनिट्स अब अवेलेबल हैं, बाकी 700 कहाँ गए। इट मीन्स दे हैव बीन सोल्ड, उनको सेल कर दिया गया है। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि आपने हर एक सेल के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, हर एक सेल के साथ आपने कोई काउंटिंग नहीं की है। आपने सिंपल क्या किया है, 31 दिसंबर को चेक किया है, क्योंकि आपने 4 परचेजेस की थी, आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल थी। फिर आपने मार्च में परचेज किया, सितंबर में किया, नवंबर में परचेजेस किया, आपने मार्च में की थी, आपने ये ट्रांजैक्शंस की थी और आपने देखा था कि 1000 यूनिट्स अवेलेबल है आपके, उनकी टोटल कॉस्ट भी बता दी थी आपको। लेकिन जब आप 31 दिसंबर पे गए, स्टोर आपने चेक किया तो स्टोर में देखा कि आपके पास तो सिर्फ 300 यूनिट्स अवेलेबल है, बाकी यूनिट्स कहाँ गए। इट मीन्स दे हैव बीन सोल्ड। आपने वो दरमियान में जो 700 यूनिट्स थे उनको आपने सेल आउट कर दिया, वो आपके सेल हो चुके। अब आपने उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। नाउ यूजिंग दिस मेथड, FIFO मेथड, द फर्स्ट यूनिट परचेज्ड आर थ्योरेटिकली द फर्स्ट यूनिट सोल्ड। हम अज्यूम ये कर रहे हैं, हम सेपरेट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, हर एक सेल पर हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जिस तरह हमने परपेचुअल में की थी। अब पीरियोडिक में आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि आपने जो शुरू में परचेज की थी उसी को आप सेल करते रहे। अब हमें नहीं पता कब सेल हुए, दरमियान में टाइम पीरियड आता रहा, आप परचेज करते रहे, सेल करते रहे, परचेज करते रहे, सेल करते रहे। लेकिन यहाँ पे कह ये रहे हैं आपको थ्योरेटिकली कि आपने जो शुरू में परचेज किए थे वही आपने शुरू में सेल भी किए। आपके पास, आपको पता है कि कितने कितने यूनिट्स थे। 100 आपने परचेज किए थे, आपने 200 परचेज किए थे, आपने 300 परचेज किए थे। इट वॉज बेसिकली नो देज वर 100 बैलेंस था आपका, 300 आपने परचेज किया, 400 परचेज किया, फिर आपने 100 परचेज किया। तो हो सकता है, अब थ्योरेटिकली एज्यूम किया जा रहा है कि जो आपने ये बैलेंस अवेलेबल था ये सेल किया आपने, ये 300 सेल किया आपने और 300 इसमें से आपने सेल किए। टोटल आपने 400 की सेल की, 700 की सेल की है। तो आपके पास ये जो 1000 थे, उस 1000 में से आपने जो शुरू में आए उनको शुरू में आपने सेल किया। तो बाकी जो है आपने जो बाकी थे वो आपके पास बचते गए। सो वी बिगिन काउंट विद द जनवरी 1st। हमने शुरू से उसको काउंट करना शुरू किया। आपके पास टोटल 1000 यूनिट्स, 700 आपने सेल कर दिए। तो आपके पास जो 300 बाकी के बचेंगे वो बाद के परचेज किए हुए बचेंगे। शुरू के परचेज किए हुए आपने शुरू में ही उनको सेल आउट कर दिया। ये आपके पास टोटल बैलेंस था। अब आप चेक करें कि आपने क्या किया है। आपके पास यहां पर बैलेंसेस अवेलेबल थे कि आपके पास पहले आपने इनको सेल किया, फिर आपने सेल किया जो सेकंड में आपने परचेज किए थे, फिर आपने इसमें से सेल किए 400 जो परचेज किए थे। अब आप अगर वापस देखें तो आपके पास 200, 300, 100, 400 ये बैलेंसेस अवेलेबल थे। आपके पास 200 की अमाउंट अवेलेबल, 300 अवेलेबल आपके पास और 400 अवेलेबल। ये आपके पास यूनिट्स अवेलेबल है। अब इनमें से ही आपने सेल करना है ना। तो आपने क्या किया, आपने ये 200 सेल कर दिए, आपने अगेन 300 सेल कर दिए, तो टोटल आपके 500 सेल हो चुके हैं। फिर आपने क्या किया, आपने इस 400 में से जो आपके सितंबर में आपने परचेज किए थे
उसमें से 200 सेल किए। जब आपने 200 सेल किए तो बाकी का बैलेंस आपके पास कितना रह गया, 200 का। सो इट मीन्स ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, और आपके पास यहाँ जो 4400 थी उसमें से बाकी आपने सेल करने के बाद अब नेट बैलेंस आपका कितना अवेलेबल है, 2200 का। और यूनिट्स आपके पास बाकी कितने रह गए, 200 के। और ये तो ज़ाहिर आपके सेल ही नहीं हुए। वी अज्यूम्ड के आपके पास जो बैलेंस अवेलेबल है जो एंड के थे वो अभी स्टिल पड़े हुए। अगर 1000 के 1000 होते तो फिर क्या करते आप, ये 200 ये सेल, 300 ये सेल, 400 ये सेल और 100 ये भी सेल हो जाते हैं आपके। तो टोटल आपने ये 1000 यूनिट्स सेल कर देने थे। लेकिन अब वो कहता है कि 700 सेल किए, जो शुरू में थे 200 उनको भी आपने सेल किया, जो बाद के थे 300 उनको भी आपने सेल किया, और फिर बाकी जो 400 थे तीसरी ट्रांजैक्शन के उसमें से आपने 200 सेल किए, तो फिर आपके टोटल 700 पूरे हुए। तो 400 में से 200 बाकी रह गए, और नेक्स्ट जो आपने नवंबर में परचेज किए थे 100 वो आपके पास बाकी अवेलेबल है। नाउ आपके पास अब बैलेंस कितना अवेलेबल है, जो 300 यूनिट्स थे, बाकी 300 यूनिट्स रह गए आपके। इनकी कॉस्ट कितनी है आपके पास अवेलेबल, अब 3400 की। So that is all about your FIFO periodic inventory system. This is very simple in comparison to perpetual inventory system. उसमें आपने हर ट्रांजैक्शन की सेपरेट एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ पे आपने कोई एंट्री नहीं की। आपने परचेजेस किए, एंड पे चेक किया कितने बाकी रह गए, 300 रह गए, इसका मतलब 700 हमने सेल कर दिए, वो सेल हो गए आपकी। और आपने जो शुरू में परचेजेस की थी उसमें से आपने अज्यूम किया कि हमने उसमें से सेल किए। तो दैट इज योर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट 3400 है और बैलेंस आपके यूनिट्स कितने रह गए, 300 के। अब यहां पर आपने किया क्या है, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल कितनी थी, 10,400, और इसके यूनिट्स कितने थे, इफ यू कुड रिमेंबर 1000 आपके यूनिट्स थे और उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10,400 की। अब आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी रह गई है, 3400, जो आपके 300 यूनिट्स की है। और मर्चेंडाइज, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, आपने सेल कितने की हैं, 7000 के। यानी आपने जो 700 यूनिट सेल किए हैं उनकी कॉस्ट प्राइस 7000 है। यहाँ पे हम यूनिट कॉस्ट का कोई जिक्र नहीं कर रहे, हम इन टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अज्यूम ये किया कि जो शुरू में आए आपने पहले उनको सेल किया, बाकी हमारे पास 300 बचे। सो दैट इज ऑल अबाउट योर FIFO पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ये थोड़ा सा इसको ब्रीफली बताया गया है, इसको ज़रा देख लें। जनरल के समरी ऑफ FIFO पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या थी, दैट इज योर परचेजेस फॉर 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स एंड 100 यूनिट्स, ये आपके थे। इनकी कॉस्ट प्राइसेस भी मेंशन की गई हैं, 1800, 3000, 4400 एंड 1200। तो टोटल इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,400 है 1000 यूनिट्स की। फिर आपने किया क्या है, आपने कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड आपने 1800 वाली सेल कर दी है, आपने 3000 वाली सेल कर दी है, और ये जो आपका 4400 था इसमें से आपने 2200 की सेल कर दी है, क्योंकि आपने 200 यूनिट सेल किए हैं। सो इसके कितने यूनिट सेल किए आपने, 200, इसके कितने किए, 300। अगेन इस 4400 की जो कॉस्ट थी, 400 यूनिट्स थे, उसमें से आपने 200 यूनिट सेल किए। तो टोटल आपने यूनिट्स कितने सेल किए हैं, 700। फिर बाकी क्या बच जाएगा, आपके पास ₹2200 बच गए हैं, कितने यूनिट्स के, 200 यूनिट्स के, क्योंकि 400 में से आपने 200 सेल कर दिए, 200 बाकी रह गए, और ये स्टिल आपके एंड पे आपने परचेज किए थे नवंबर में 100, वो इसी तरह अवेलेबल है। तो आपके ये 300 यूनिट्स अवेलेबल है और इनकी कॉस्ट प्राइस 3400 बनती है। माइनस करके कैलकुलेट करें या आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करें कि 11 रेट है और 200 यूनिट्स, तो टोटल 2200 बना। 12 रेट है और 100 यूनिट्स थे तो 1200 ये बनता है। तो टोटल कॉस्ट इनकी आएगी 3400 की। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर FIFO cost flow assumption, and we have used FIFO for both management
सिस्टम्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। यही आपके लेक्चर में बताया गया है। ओवरव्यू में भी यही है कि आपने FIFO मेथड यूज़ किया थ्रू परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और FIFO आपने यूज़ किया है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। आपके पास ट्रांजैक्शंस यूज़ की गई हैं, हर एक ट्रांजैक्शन की आपने सेपरेट जर्नल एंट्री की, आपने हर एक ट्रांजैक्शन की सेपरेट रिकॉर्डिंग की है, सेल्स की अलग से की है, कॉस्ट की अलग से की है। आपने पीरियोडिक में सेपरेट कोई भी चीज़ नहीं की और आपने अज्यूम ये किया कि शुरू में जो आपने परचेजेस की थी पीरियोडिक में वही आपने शुरू में सेल की, बाकी आपके पास जो पड़ी हुई हैं वो एंडिंग पड़ी हुई हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अवर लेक्चर नंबर 27। Inshallah, we will talk about in my next lecture number 28 about the 5 LIFO inventory management techniques, both in your periodic inventory system and perpetual inventory system. So up to that, thank you very much and Allah Hafiz.